अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मशरूम उत्पादन पर एक किसान का अनुभव। अधिक उत्पादन हेतु गाजर की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। शरतकालीन गन्ना की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। किसान भाइयों, आगे आने वाला समय शरतकालीन ऋतु का है और हमारे जो किसान भाई सब्जियों के अंतर्गत गाजर की खेती करके अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो उन्हें गाजर की उन्नतिशील किस्मों के चयन के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक तकनीकों को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। इसी विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं एक कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर RL भारद्वाज। किसान भाइयों, आज अपन बात करते हैं गाजर की उन्नत खेती के बारे में। सामान्यतया रबी सीजन में इसकी खेती हम करते हैं और इसके लिए अगर जलवायु की बात करें तो तापमान जो है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य जब रहता है तो इसमें अच्छा रंग बनता है और उससे उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी रहती है। जहाँ तक मिट्टी का सवाल है, गाजर के लिए बहुत उपजाऊ और गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में किसी भी प्रकार के कंकड़ पत्थर और बिना सड़ा गला गोबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति होने से जो आकार जो बनना चाहिए, जो गाजर की जो साइज होनी चाहिए वो अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए खेत बिल्कुल भुरभुरा हो, गहरा हो और उपजाऊ क्षमता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होने से इसके उत्पादन पे बहुत ही बढ़िया प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा उत्पादन होता है, साथ साथ में गुणवत्ता में सुधार होता है। मिट्टी भुरभुरी रहे, जल धारण करने की क्षमता जो है मिट्टी की बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पानी देने के बाद में थोड़े समय के बाद में मिट्टी में वायु संचार अच्छा रहना चाहिए, जिससे इसका कलर अच्छा बनेगा, साइज अच्छी बनेगी और यूनिफॉर्म साइज बनेगी। एक जैसी गाजर बनेगी तो वो बहुत ही अच्छी रहती है, बाज़ार में उसकी मांग अच्छी रहती है। इसके साथ साथ में हम बात करें उर्वरकों की और गोबर की खाद की। गोबर की खाद अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए करीबन 200 से 250 क्विंटल अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद या 200 क्विंटल कंपोस्ट जो बहुत ही अच्छे से तैयार किया हुआ हो, उसमें किसी भी प्रकार से अविच्छेदित पदार्थ नहीं हो, उसको बुआई के 20 दिन पहले खेत में अच्छे से मिला दें। इसके अलावा 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास हमें गाजर की फसल में और देनी होती है। जो नत्रजन की मात्रा है वो आधी और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले खेत में मिला दें। शेष जो नत्रजन की मात्रा है वो 30 से 35 दिन बाद में सिंचाई के समय आप दे सकते हैं, जिससे अच्छी बढ़वार होती है। किसान भाइयों, ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि गाजर में पोटास का विशेष महत्व है। बहुत सारे किसान भाई पोटास नहीं देते हैं। पोटास नहीं देने से गाजर का जो स्ट्रक्चर बनती है, गाजर की जो संरचना बनती है वो अच्छी नहीं होती और कलर नहीं अच्छा आता है।
ऐसे में उसकी मार्केट की जो वैल्यू है वो घट जाती है। इसलिए इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि गाजर को प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम पोटास बुआई से पूर्व खेत में जरूर मिला दें। साथ साथ में अगर हम बात करें इसकी उन्नत किस्मों की, तो पूसा केसर, नेंटिस, पूसा मंदाकिनी, सिलेक्शन 5, पूसा नयन ज्योति, ये इसकी उन्नत किस्में हैं जो यहाँ पे उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी है और इनका उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। साथ साथ में इनका कलर अच्छा है जो मार्केट में लाइक किया जाता है। गाजर के बुआई के समय की बात करें तो 2 प्रकार की गाजर बोई जाती है सामान्यतः, एशियाटिक और यूरोपियन। एशियाटिक जो गाजर है जो थोड़ी गर्मी सहन करने में सक्षम है, उनकी बुआई सितंबर अक्टूबर के महीने में करें, और जो यूरोपियन है जो केसरिया रंग की होती है, छोटी साइज होती है, उनकी हम नवंबर माह तक बुआई कर सकते हैं। सामान्यतया ये देख लें कि सर्दियां जैसे ही शुरू होने लगे गाजर की बुआई का समय आ जाता है, और बुआई में ये ध्यान रखें बुआई हमेशा लाइनों में करें या फिर मेड़ के ऊपर बुआई करें, या उठी हुई क्यारी पे भी हम बुआई कर सकते हैं। उठी हुई क्यारी में बुआई करने से साइज अच्छी रहती है, जल्दी तैयार होती है गाजर, और उसके लिए 45 सेंटीमीटर चौड़ी उठी हुई क्यारी बना करके उसमें 2 लाइनें गाजर की लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी गाजर की 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। जहाँ तक सिंचाई का सवाल है, निराई गुड़ाई की बात है, सिंचाई गाजर को पानी नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा पानी गाजर में नहीं देना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी दें, और नियमित अंतराल पे पानी की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे गाजर की जड़ में वृद्धि होती जाती है, थोड़ा पानी की आवश्यकता बढ़ती जाती है। साथ साथ में ही निराई गुड़ाई की जहाँ तक सवाल है, इसमें खरपतवार बिल्कुल भी परमिसेबल नहीं है, खरपतवार नहीं होना चाहिए। खरपतवार होने से उसकी जड़ की जो आकृति है वो खराब हो जाती है। खरपतवार बीच बीच में आकर के उसके पोषण तत्वों से उसके साथ में कंपटीशन करते हैं, उसका बाह्य जो फोलिएज है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। खेत जो है पहला निराई गुड़ाई बुआई के करीबन 20 दिन बाद में करनी चाहिए, और उस समय अतिरिक्त पौधों को भी निकाल दें और हल्की गुड़ाई कर दें। उसके बाद में दोबारा उसके 15 दिन बाद में अगर कोई खरपतवार रह गया है तो आप उसको भी निकाल के हल्की गुड़ाई करेंगे, और उसके बाद में यूरिया या जो भी नाइट्रोजन युक्त खाद काम में ले रहे हैं वो लेकर के आप सिंचाई कर दीजिए। खेत बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आए और आसानी से जड़ों का विकास होता रहे। खेती के साथ साथ हर किसान किसी न किसी सह व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और इससे जुड़कर अच्छा लाभ भी ले रहा है। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही किसान सुधीर कुमार से मिलवा रहे हैं जिन्होंने मशरूम की खेती छोटे स्तर से शुरू की थी और आज वो इसे बड़े स्तर पर करके काफी लाभ ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनकी इस सफलता की कहानी को। मैं मशरूम की खेती करता हूँ। ये मशरूम की खेती करते मुझे 4-5-6 साल हो गए हैं। पहले ये खेती मैं छोटे स्तर पे करता था, लेकिन आज 1-2 साल से मैं ये खेती बड़े स्तर पे कर रहा हूँ। मैंने पहले ये खेती 50 बैग लेके शुरू की, जिसमें मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर मैंने ये खेती थोड़ी सी बढ़ा के 100 बैग तक पहुँचा, और आज मैं 5 साल में ये खेती 500 बैग तक पहुँच गया हूँ और 500 बैग की खेती कर रहा हूँ। अगर मेरे पास और जगह होती तो मैं 1000 बैग की खेती कर लेता, लेकिन मेरे पास ये 500 बैग की ही जगह है तो मैं 500 बैग की खेती कर रहा हूँ, और साथ साथ में यहाँ बाहर की खेती भी हो जाती है। हाल में ही मैंने 500 बैग लगाए हैं। ये बैग, एक बैग ये 10 केजी का बैग होता है, ये पड़ता है हमें 125 के हिसाब से। तो मैंने 500 बैग के लिए 12,500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि मैं इसकी खेती किस तरह करता हूँ और कैसे होती है इसकी खेती। पहले तो ये इसके लिए एक कमरे की आवश्यकता होती है, एक हॉल हो या कमरा हो आपके पास, जिसमें रैक बने हुए हो जहाँ पे हम मशरूम के बैग को रख सकें।
और वो कमरा चाहिए बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्योंकि मासूम के लिए सबसे पहले होता है कि साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़रा सी गंदगी पड़े तो मासूम को अगर एक बैग में बीमारी लगती है तो ये सारे बैग 5-6 दिन में सारे बैग खराब रहते हैं। तो सबसे पहले रखना पड़ता है कि इसके में साफ़ सफाई का। तो जब भी हम मासूम की खाद कंपोस्ट को लाते हैं तो पहले यहाँ जो मेन डोर है, दरवाजा है, वहाँ पे एक फॉर्मलिन दवाई मिलती है, उसको प्लेट में रख के उसमें पाँव दबा के अंदर आना पड़ता है, ताकि हमारे पाँव के नीचे जो कीटाणु है वो अंदर ना आए और वो मर जाएं। फिर अंदर इसको बैग को अंदर रैक में रखते हैं, और इस रैक में रखे इसको बैग को 20 और 25 के दिन में इसका टेम्परेचर चाहिए हमें 22 से 28 डिग्री। किसान भाइयों, ये थर्मामीटर है, इससे हम इस रूम का टेम्परेचर चेक करते हैं कि इस मासूम की खाद को टेम्परेचर कब और कब कितना चाहिए। इसको देखते हैं, जैसे हमें खाद लगाई है, इस वक्त हमें चाहिए 22 से 28 डिग्री टेम्परेचर। तो हम इसको देख सकते हैं कि अब यहाँ टेम्परेचर है 24 और 25, तो ये इसका मतलब है कि टेम्परेचर इस रूम का मेंटेन ठीक हुआ है। और जब ये खाद को हम केसिंग करेंगे तब इसका टेम्परेचर हमें 14 से 18 चाहिए। तो उस टाइम हम देखेंगे कि टेम्परेचर इसका कितना है, इस रूम का टेम्परेचर कितना है। किसान भाइयों, एक बात और, मशरूम की खेती के लिए मेन होता है टेम्परेचर मेंटेन करना, क्योंकि मशरूम की खेती तब हो सकती है जब हम इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकेंगे। और साथ में इसमें साफ़ सफाई का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। जब ये इसमें बैग में अंदर फंगस आ जाती है खाद में, ये फंगस आ जाती है हमारी 20 और 25 के दिन में। जब ये फंगस पूरी तरह आ जाए तो इसमें फिर हम 2 इंच की केसिंग करते हैं। ये केसिंग मिट्टी हमें खाद कंपोस्ट के साथ ही मिलती है। तो ये 2 इंच की केसिंग करनी है इसके बैग के ऊपर। ये बैग को खोलना है पहले और उसके ऊपर 2 इंच की केसिंग करनी है, और केसिंग करके इसको 2-3 दिन के बाद ताज़ी हवा देनी पड़ती है। तो जो हमारा डोर है, मेन डोर है, और जो एडिशनल फैन होते हैं वो चला के हमें इसको ताज़ी हवा देनी पड़ती है। और 3-4 दिन बाद ताज़ी हवा दे के फिर इसको हल्का हल्का पानी देना पड़ता है पंप के साथ। पंप होता है एक जो आप स्प्रे के लिए यूज़ करते हैं, वो पंप होता है पानी देने के लिए। उसके साथ इसको हल्का हल्का पानी देना पड़ता है। जब 3-4 दिन पानी देने के बाद कोई 8-10 दिन के बाद इसमें भी पीनी आती है। पीनी के आने के बाद कोई 2-3 दिन बाद ये मशरूम बन जाता है। जब मशरूम इतना सा हो जाता है बटन मशरूम, तो हम इसको तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ने के बाद हम इसको फिर काटते हैं नीचे से, इसकी जड़ यानी कि इसमें मिट्टी लगी थी नीचे जड़ में, वो काटनी और इसको धोना और उसको पैक करके मंडी बाजार में ले जाते हैं। मशरूम लगाने के लिए पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसको रखने के लिए जगह और किसके ऊपर रखना चाहिए। वैसे तो ये ज़मीन से 6 इंच ऊपर रख सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इस कमरे का यूज़ ज़्यादा करूं और इसमें ज़्यादा बैग आए, तो इसका यूज़ हम रैक बना के इसमें ज़्यादा बैग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप मान लो पहले ज़मीन से 6 ऊपर एक रैक बना लो, उस पर बैग आ गए, फिर उसके ऊपर 24 इंच का एक रैक और बना लो, उसके ऊपर फिर बैग आ गए, उसके ऊपर फिर 30 इंच का और बना लो। ऐसे ऐसे करते आप 3 रो बना लो। जैसे मैंने पहले लकड़ी के बनाए थे, तो लकड़ी का बना के मेरे वो रैक 3-4 साल चले। अब मैंने लोहे के बनाए हैं, तो लोहे के रैक कम से कम 15-20 साल तो निकाल जाएंगे। तो एक बार पैसा इन्वेस्ट करके इससे इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है लोहे की, और लकड़ी की ज़रा थोड़ा कम होती है लाइफ। किसान भैया बात करते हैं कि मुनाफे की। जैसे ये 10 kg का बैग है, इसको बताते हैं वैसे तो 2.5-3 किलो एक बैग से निकलते हैं मशरूम, लेकिन मैंने 2.5-3 तो नहीं निकाले, लेकिन 2 और 2.5 के बीच में मेरे निकलते हैं। तो ये मार्केट में 100, 120 और 140 के किलो के हिसाब से भी जाते हैं। ये तो मार्केट का रेट के ऊपर डिपेंड करता है, कब रेट ज़्यादा होता है कभी कम होता है। जैसे ज़्यादा माल आ गया तो रेट कम कर देते हैं, और थोड़ा माल हो तो रेट ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने जैसे अभी 62,500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 1 और 1.5 लाख के बीच में है कि इतना प्रॉफिट हो जाए। अगर वो मार्केट रेट पर डिपेंड करता है, अगर मार्केट रेट ठीक रहा तो 1.5 लाख से ऊपर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो तो मार्केट पर डिपेंड है। किसान भाइयों, मैं आपको सबको ये सलाह देता हूँ कि आप भी ये काम बेझिझक करिए, क्योंकि ताकि आप भी पैसा कमाएं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर 7 राज्यों की माला, खूबसूरती में 4 चांद बना 8वां राज्य। यहाँ की संस्कृति, रूप रंग और बोलियां जुदा हैं, फिर भी एक है, भारत का नॉर्थ ईस्ट। 8 राज्यों के आम मुद्दों से जुड़े वास्तविक प्रतिरूप जानिए नॉर्थ ईस्ट को और करीब से। इनसाइड नॉर्थ ईस्ट, हर रविवार दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में हमारे जो किसान शरदकालीन गन्ना फसल की बुआई करना चाहते हैं और फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए गन्ना की बुआई करते समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को आप अपनाएं, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी पांडे। शरदकालीन गन्ना का बुआई का समय इस समय जो चल रहा है, पूरे अक्टूबर तक आप बुआई कर सकते हैं। 15 सितंबर से ये शुरू हो जाता है। जैसे जैसे खरीफ का खेत खाली होता है, वैसे किसान भाई गन्ने की बुआई करना शुरू कर देते हैं। प्रजातियों का चुनाव करना है, प्रजातियां आपके लिए मुख्य है, तो इसके लिए बहुत सी प्रजातियां निकली हुई है। इसके लिए आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से खेत होना चाहिए। मटियार दोमट भूमि गन्ने के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त जमीन होती है। सभी किसान जानते हैं कि पहले मिट्टी पलटने वाले हल से कर दीजिए जुताई, दो एक जुताई करने के बाद, क्योंकि घास बहुत ज्यादा होती है बरसात में। इस कारण से घास को कम करने के लिए मिट्टी पलट हल से जुताई कर देते हैं। उसके बाद 2-4 जुताई आवश्यकता के अनुसार कल्टीवेटर या देसी हल से करके खेत को तैयार कर लेते हैं। जहाँ तक गन्ने में उर्वरक का प्रयोग करना होता है, देखे आप सभी किसान भाई जान रहे हैं कि लगातार फसल के लेने के कारण हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त होती चली जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमको देसी खाद का प्रयोग करना अति आवश्यक है। इसलिए कम से कम 100 टन कंपोस्ट खाद या देसी खाद, जो भी आपकी गोबर की खाद उपलब्ध है, उसको मिट्टी में मिला करके खेत की तैयारी के समय ही डाल दीजिए। इसके बाद आवश्यकता पड़ती है कि आप कितना उर्वरक दीजिएगा। इसके लिए 150 से लेकर के 180 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस की मात्रा 60 किलो प्रति हेक्टेयर होती है और यही पोटास की मात्रा भी 40 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर आपको देनी पड़ती है। विशेषकर ध्यान दीजिए कि जब भी आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं, नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय ही आप देंगे। जो 2/3 भाग नाइट्रोजन बच रहा है, इसको 2 बार में, एक बरसात से पूर्व और 1/3 भाग बरसात के बाद दे देंगे तो अच्छा होगा। रह गई बात गन्ने के कितने बीज लगेंगे। बीज की मात्रा यह गन्ने की लंबाई और मोटाई पर निर्भर होती है। मोटे तौर पे 40 से 60 क्विंटल गन्ना प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए उपयुक्त होता है। 1 हेक्टेयर बुआई करने के लिए लगभग 35,500 टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो गन्ना आप बीज के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो 9 महीने पुराना होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, जिस समय आप गन्ने का टुकड़ा काट रहे हैं, तो ऐसी गड़ासी से, हथियार से काटिए कि एक ही बार में वो टुकड़ा कट जाए। 2-3 बार मारेंगे, उस पे काटेंगे, 2-3 बार में तो होता क्या है, गन्ना चोट लगने से फट जाता है। जब गन्ना फट जाएगा तो निश्चित है कि उस आंख पर जमाव नहीं होगा। गन्ना बोने से पहले जो आप टुकड़े काटे हुए हैं, इसका बीज शोधन करना भी आवश्यक होता है।
तो इसके लिए एरिटान नाम की दवा आती है। इसका 1% का घोल बना करके बड़े कड़ाहे में आप बनाइए और उसमें गन्ने के टुकड़ों को डाल दीजिए। कम से कम 15-20 मिनट वो गन्ना उसमें रहने दीजिए। इसके बाद उस गन्ने को निकाल करके छाये में रख दीजिए। कोशिश करिए कि ये काम आप सुबह के समय कर लीजिए और फिर शाम के समय आप उसकी बुआई करिए। बुआई करने के लिए 2-3 तरीके हैं। नाली विधि से बोते हैं, बेसिन मतलब गड्ढा कहते हैं उसको बोते हैं। तो नाली विधि सबसे उपयुक्त और सबसे सरल तरीका है। 90 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब 3 फीट की दूरी पर 20 सेंटीमीटर गहरी नाली बना दीजिए और उसमें गन्ने के टुकड़ों को डाल करके और फिर जो है कि उसको आधा ढक दीजिए। हल्की सी नाली ऊपर से दिखाई पड़ेगी, उसमें आप सिंचाई करिए। बेसन विधि जो होती है, गड्ढे में जो आप बोआते हैं वो 90 सेंटीमीटर व्यास का गड्ढा आप बनाते हैं। गड्ढा 20 सेंटीमीटर गहरा कर देते हैं, मिट्टी को निकाल करके बाहर कर देते हैं। फिर उसकी गुड़ाई करके गन्ने की बुआई, जैसे साइकिल की पहिए में तीली लगी होती है उस तीली की तरह उसकी बुआई करते हैं और उसमें 30 सेंटीमीटर का किनारे की तरफ, बीच में तो आपका धुरी होता है, वहां पे तो गन्ने सटे रहते हैं, लेकिन जो धुरी के बाहर पहिया का जो परिधि वाला भाग होता है वहां 30 सेंटीमीटर की दूरी आ जाती है। इस तरीके से वो तीली की तरह गन्ने की बुआई करके और फिर 10 सेंटीमीटर उसके ऊपर खाद और अच्छी मिट्टी को वो डाल देते हैं। फिर बाद में सिंचाई करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस तरीके से आप गन्ने की बुआई करके आप भरपूर फायदा लीजिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आइए हम बात करते हैं कि अगर हम घर के आसपास कहीं लॉन बनाना है तो उसको किस तरीके से खूबसूरत रखना पड़ता है और कौन कौन से तरीके उसके लिए अपनाने पड़ते हैं। भाटिया जी से जानेंगे। जी बताइए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि लॉन जो है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे सौंदर्यकरण में। जो लॉन है उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अच्छी मिट्टी का चुनाव करना पड़ेगा। उसमें 1:1:1 की जो है रेशो रखनी पड़ेगी, जिसमें आप एक भाग जो है रेत, एक भाग जो है गड़ीसली खाद और एक भाग मिट्टी रखेंगे। तो आप देखेंगे कि जितनी अच्छी आपकी मिट्टी होगी उतना अच्छा आपका घास लगेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने परमार विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो ये घास लगाई है, कोरियन ग्रास लगाई है। तो कोरियन ग्रास जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ चल पा रही है। अभी हमारे इस पे काफ़ी अनुसंधान भी हो रहा है और हम 5-6 तरह की जो है ग्रासेस पे काम कर रहे हैं। जो अच्छी जो ग्रास होगी वो हम लोगों को या किसानों भाइयों को देंगे। पर आप देखेंगे कि जो आपका ये लॉन ग्रास है इसको मेंटेन करने के लिए आपको एक मोर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास 2 तरह के जो एक इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, एक हाथ से जो मोर चलता है। मोर का मतलब है कि इसको जिससे घास कटती है तो वो कट के बिल्कुल अच्छी स्मूथ नज़र आएगी। तो उनका होना बड़ा ज़रूरी है। और बरसात के मौसम में जो है घास को काटना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि
बरसात के मौसम में घास बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि लॉन के साथ साथ उसकी एक चारों तरफ से एक चार दीवारी के रूप में हेज का लगाना बड़ा ज़रूरी है। हमने जो यहाँ पे हेज लगाई है वो यूनाइमस आप देख रहे हैं, वो जो हेज है वो यूनाइमस लगाई गई। और यूनाइमस एक ऐसा हमारे पास हेज के लिए पौधा है जो सारा साल हरा रहता है। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे हरड़, बेहड़ा, आंवला और उसके पौधे भी हमने यहाँ पे लगाए हैं। और उससे जो है आपको एक सुंदरता का जो आभास हो रहा है, आप देख सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। राजमा की सफल खेती के उत्पादन पर किसान का अनुभव। अधिक पैदावार हेतु हल्दी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अमोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारा annadaata@hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।